नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। किसी भी एग्जाम की तैयारी हमेशा PYQ बेस्ड ही रखनी चाहिए। जो पुराना पेपर हो चुका है उस पैटर्न को जरूर फॉलो करना चाहिए। भले ही ऑफिशियली हमें सिलेबस कुछ भी मिल जाए, लेकिन जो पेपर पैटर्न है उसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम बात कर रहे हैं इस समय UPSI 2025 की प्रिपरेशन की। एक बड़ी परीक्षा आपको आगे देखने को मिल सकती है इन फ्यूचर। आप इसकी तैयारियों को अभी से लगातार जुड़कर करना शुरू कर दें, क्योंकि एक बड़ा कंपटीशन आगे देखने को मिलेगा। मैं इसकी तैयारी को प्रीवियस ईयर पैटर्न पर सवालों के माध्यम से कवर कर रहा हूं। आप सभी लोग मुझसे जुड़े रहने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लें। मैथ को टारगेट कर लें। मैथ की तैयारी को लेकर हम कोई एक जो सबसे बेहतर अप्रोच हो सकता है उसको फॉलो करेंगे और सबसे शानदार तरीके से इसको हम लोग डन करेंगे। मैं अपनी किताब, जो हमारी गणित की किताब है, जिसे आप लोग प्राप्त कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, उसी से सीधा सीधा सवालों को स्क्रीनशॉट के माध्यम से लेकर चल रहे हैं। प्रश्नों के नेचर को समझने चल रहे हैं, सवालों को हल करने का तरीका समझने चल रहे हैं। फिर जब हमें लगेगा कि हाँ अब पैटर्न हमें आ गया क्लियर, तब हम उनको डीपली कॉन्सेप्चुअली प्रॉपर बेसिक से पढ़ना शुरू करें और अच्छे से उसको हम लोग डिटेल से उसकी प्रैक्टिस भी डन करें। तो आइए सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर पैटर्न पर बढ़ने से पहले एक बार किताब का ओवरव्यू, किताब का लुक देख ले। इस प्रकार से यह किताब है जहां से इन सवालों को सीधा टारगेट किया गया है। सबसे पहले सवाल पर मैं आपको लेकर चलता हूं। UPSI 2021 का, इसके पहले का जो सबसे अंतिम परीक्षा हो चुकी है उसी का सवाल है। आपको पता है UPSI का जो पेपर हुआ था लेटेस्ट, उसमें सवालों का ट्रेंड नेचर थोड़ा स्तरीय था, कंफ्यूजिंग था, कैलकुलेटिंग था। मैं पहले सवाल को यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। राकेश अपने मासिक आय का 10% अपने घरेलू खर्च में, 15% किताबों में, 20% कपड़ों पर खर्च करता है, बाकी बचा लेता है। ये सवाल ऐसा ही है कि जैसे हम एक इनकम करें और हम अपने इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग मदों में सीधा इनकम को केंद्र मानकर करें। दो प्रकार से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। एक सीधा अपनी आय को बेस मानकर किया जाता है, एक बची हुई आय पर आधारित सवालों को हल किया जाता है। किसी भी व्यक्ति की जो अपनी इंडिविजुअल इनकम है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा, वो हमेशा 100% मानना होता है उसे। अब यहां पर उसने अपनी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए कैसे किया। सबसे पहले उसने 10% घरेलू मदों में किया, 10% घरेलू मद में किया, फिर उसके बाद 15% उसने किताबों पर, किताबों को खरीदने में खर्च किया, फिर 20% उसने कपड़ों पर खर्च किया और बाकी जो पैसे बचे उसे सेविंग में अर्थात बचत में रखा। तो सबसे पहले अगर उसकी कुल इनकम 100% थी, तो 100 में से देखिए खर्च कैसे हो रहे हैं। 30, 20, 10, 30, 30, 10, 40, 5, 45, 45% उसका देखिए यहां से खर्च हो चुका है। 100 में से अगर हम 45% निकाल दें तो उसकी बचत हो जाएगी 55%। अब यह 55% जो बचत है रियलिटी में अमाउंट 19,569 के बराबर है। हमसे उसकी आय पूछ रहा है जो कि 100% की इक्वल है। दो प्रकार से हम लोग इसको डिसाइड कर सकते हैं। देखिए कैसे, एक तो सीधा लिख दे कि 55% बराबर कितना है, 19,569, और यहां से 100% का मान निकाल ले। एक तरीका ये है। एक दूसरा तरीका जो बचत है, देखिए ध्यान से, जो बचत है वो आपको अगर यहाँ पर 55% दी गई है तो आप इसको भिन्न में बना लें। क्या बना लें? भिन्न में बना लें, जो कि 55/100, 5 11 बार 55, 5 20 बार 100, 11/20 होगा। मतलब 20 अगर उसकी टोटल इनकम है, कुल आय है, तो उसमें से 11 उसकी क्या है बताएं? बचत है। और इस 11 का मान हमको दिया है कितना? 19,569। आप एक बार चेक कर लीजिए, 19,569 उसकी क्या है? कुल बचत है। हमको 20 का मान निकालना है अर्थात कुल आय निकालनी है। 11 से इसको काटे, 11 के 11 होता है, 11 8 5, 11 7 77 होता है, 77, और उसके बाद 11 7 77 हो गया, 70 8 85, 8 6 11, फिर से 77 होगा, 77 के बाद आपका 9 होगा, फिर 11 9 99 होगा। 20 का इसके साथ गुणा कर दे, 0 हो गया, 2 9 18 होता है, 2 7 14 1 15 होता है, 2 7 14 1 15 होता है, 2 1 के 2 1 3 होता है। 35,580 रुपए उस पर्सन की, उस राकेश की क्या है? कुल आय है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। सीधा सीधा आप बता सकते थे, यहां से भी सीधा कैलकुलेट करा जा सकता है। जैसे देखिए 5 11 बार, 5 20 बार, वही बात हो गई कि आप 11 से इसको काट दीजिए, 1779 आ जाता, और इसको 20 से जब मल्टीप्लाई करते तो 35,580 रुपए उस पर्सन की क्या हो जाती? कुल आय हो जाती। साधारण सवाल है, आसान सवाल है, बस कैलकुलेशन में ना फंसकर सीरियसली इस सवाल का सॉल्यूशन करने की हैबिट आप डाल लो। ऐसे सवालों पर आपका फोकस हो जाए कि परसेंटेज शुरू करिए पढ़ना, उसके बेसिक अप्रोच को जानकर आय व्यय के इस तरह के सवालों पर जितनी वैरायटी हो सकती है उसको जरूर ध्यान में रखें। अगले सवाल पर मैं आपको लेकर चलता हूं। एक पेन ड्राइव है,
को रुपए 1452 में बेचने से एक दुकानदार को 12% की हानि होती है, नुकसान होता है उसे। दुकानदार के लिए पेनड्राइव का क्रय मूल्य क्या था, अर्थात उसने उसको कितने में खरीदा था। यूपीएसआई 2021 का ये भी सवाल है। मतलब ये सिंपल सवाल ऐसे हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जिनका पैटर्न आपको कंफर्म होना चाहिए। मतलब उस पेनड्राइव का हमें विक्रय मूल्य पता है जो कि 1452 रुपए है। अब इस पर उसको बेचने से 12% की क्या होती है, हानि होती है। 12% की हानि होती, हमसे उसका क्रय मूल्य पूछा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लाभ हो या हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पर ही निर्भर करता है। अगर मैं 12% की हानि को प्रेजेंट करूंगा तो कुछ ऐसे प्रेजेंट करूंगा, जैसे हम चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि 100 अगर उसकी लागत है तो 12% कम कर दीजिए तो 88% के बराबर उसका विक्रय मूल्य था, जो कि कितना दिया था, 1452 दिया था। हम अगर 100% का मान यहीं से तुलना करके निकाल दें तो डायरेक्ट उसकी क्रय मूल्य हम निर्धारित कर सकते हैं, कन्फर्म हो गया। यहाँ से भी हम लोग निर्धारित करेंगे, जैसे देखिए कैसे। 12% को हम भिन्न में लिखें तो 12/100 होगा, 4 तिया 12 होता है, 4 25 बार 100 होता है। कह सकते हैं अगर 25 इसका क्रय मूल्य है तो 3 इसकी क्या है, 3 इस पर हानि है। और अगर हम 25 के क्रय मूल्य को 3 की हानि पर बेचे तो विक्रय मूल्य अपना कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 25 से 3 घटा दे तो 22 हो गया। मतलब आपको इस सवाल में 22 का मान दिया है, जो कि 1400 कितना है, 52 दिया है। अब आपको निकालना क्या है, 25 का मान निकालना है, जो कि आपका रियल क्रय मूल्य होगा। तुलना कर रहे हैं सिंपली, तो तुलना करेंगे तो ऊपर का ऊपर से कैंसिलेशन कर सकते हैं, नीचे का बगल से कर सकते हैं, लेकिन तिरछा नहीं करना है, केवल तिरछा हमें गुणा करना है। 11 दूना 22 होता है, 11 1 11 होता है, 3 5 11 3 33, 11 दूना 22। फिर 2 से काटिए, 2 छंगे 12, 2 छंगे 12। 25 का 66 से गुणा करें, 25 छक्के 150, कैरी 15, 25 छक्के 150, 150 में फिर 15 अगर हम जोड़ते हैं तो 165 होगा। 1650 रुपए यहाँ पर उस वस्तु का क्रय मूल्य था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इस सवाल का राइट सोल्यूशन आपके सामने है। सिंपल सवाल होते हैं बट केयरफुल रहना पड़ता है, सावधानी दिखानी जरूरी है। आइए अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए साधारण ब्याज का है, और साधारण ब्याज का एक ऐसा सवाल है जिसको अगर आप थोड़ा भी इधर उधर इग्नोर करोगे या थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूज होंगे तो यह सवाल आपको नहीं आएगा। लेकिन सिंसियरिटी दिखाएंगे, थोड़ा समझदारी दिखाएंगे तो सवाल बहुत ईजिली आपको सॉल्व होता दिखेगा। साधारण ब्याज के लिए थोड़ी सी जानकारी आपको रखना जरूरी है कि जब भी कभी कोई साधारण ब्याज का सवाल आए तो 2 ही बातें दिमाग में रखिए। एक तो आप दर को दिमाग में रखिए, दर को दिमाग में रखिए, दूसरा समय को दिमाग में रखिए। दर और समय को बस रेशियो में सेट कर दीजिए, मतलब कंबाइन करके इसका एक अनुपात सेट कर दीजिए। जो अनुपात बनेगा वो ब्याज और मूलधन का बनेगा। जैसे अगर मैंने कहा दर थी 10% पर एनम, समय था मान लीजिए 3 वर्ष। अब अगर जैसे ही हम इनको कंबाइन करेंगे 30% होगा। 30% का मतलब 3/10 होगा। इसका अर्थ होगा कि जहां पर हमारा मूलधन 10 था तो ब्याज हमको 3 मिल रहा था, और अगर अमाउंट की बात करेंगे तो 13 हो जाएगा। एक जानकारी आपके लिए थी, मतलब इसको आप अवेयरनेस में रखिए। सवाल क्या है सुनिए। सवाल ये है कि ए एक पर्सन है, ये देखिए मैंने लिख दिया। 10% की साधारण ब्याज पर यक्स को 26,200 का एक हिस्सा, मतलब उसकी एक अपनी प्रॉपर्टी है 26,200 रुपए का। और यह सवाल आप देख रहे हैं कि 2021 के एग्जाम में जो यूपीएसआई का हुआ था उसमें देखने को मिला था। एक हिस्से को 26,200 का एक हिस्सा उसने यक्स को दिया, देखिए पढ़िए, और किस दर पर दिया था, 10% की दर पर दिया था। 10% की दर पर यक्स को दिया था। दूसरे हिस्से को, मतलब शेष हिस्से को, जो बचा भाग था, उसको 5% की दर पर, किस दर पर बताएं, 5% की दर पर वाई को दिया था। और इस प्रकार से 4 साल में, मतलब दोनों परिस्थितियों में उसे 4 साल का ही यहाँ पर निवेश दिखा, यहाँ पर भी 4 साल का और यहाँ पर भी 4 साल का निवेश दिखा। उसे कुल 34,060 रुपए प्राप्त हुआ, जो कि अमाउंट है। 34,060 रुपए अमाउंट के तौर पर प्राप्त हुआ। पूछा गया सवाल में तो फिर वाई को उसने कितने पैसे उधार के तौर पर दिए थे, वाई को कितना पैसा दिया था अमाउंट से पहले। अब देखो अगर हम टोटल चले अमाउंट को कैलकुलेट करने लगेंगे तो आपके लिए सवाल बड़ा ही कंफ्यूजिंग होगा, नहीं कर पाएंगे, बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैं इसका सिस्टम बताता हूँ, आपको एकदम क्लियरिटी आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, समझने की कोशिश करिएगा। अमाउंट आपका 34,060 है, जो दोनों के ब्याज से हमको मिला है। हमने निवेश कितना किया था, 26,200। अब हम अगर ऐसे सोचे तो हमारा ब्याज कितना है टोटल में, 0 है, 6 है, 10 से 2 8 होता है, और 13 से 6 7 होता है। 78,060 रुपए का ब्याज हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ है, करेक्ट है। अब सुनिए, यहाँ से अगर देखें तो 10 चौके कितना होता है, 40%। यहाँ से ब्याज कितना मिला है, 40%। यहाँ पर ब्याज की बात करें तो 20%, 40% और 20% यहाँ पर ब्याज मिला है, 40% और 20%। अगर हम इस 78-60 को सोचें तो 78-60
रियलिटी में इस 34,060 का कितना भाग है। परसेंट के आधार पर अगर आप करें तो गुणे 100 बटे इतना करना पड़ेगा, ये भी एक प्रोसेस हो गया। अगर हम चाहें तो देखिए दो तरह से, अब क्योंकि अब सवाल को डायरेक्ट करना बहुत ही टाइम टेकन है, हम यहाँ पर एलिगेशन लगाकर अनुपात बना पाएंगे दोनों के धनों का, तभी निर्धारित कर सकते हैं। तो एलिगेशन में ये जो दर थी, मतलब ये ब्याज है पहले निवेश से और ये ब्याज है दूसरे निवेश का, दोनों से हमें जो फाइनल ब्याज मिला है वो ए है। ये दोनों परसेंट में हो, मान में है। या तो ऐसा करिए कि आपके पास इतनी एबिलिटी हो कि 7860 गुणे 100 करें बटे आप कितना कर दे 34,000, जो टोटल हमारा जो निवेश कितना था बताएं, हमारा निवेश था 26,200। आप इसको कंपेयर कर सके, 2 जीरो इसका चला गया। अगर आप इतना कैलकुलेट कर सकते हैं तब तो अच्छी बात है। जैसे आप इसको डिवाइड करिए, देख कितना जाता है भाई, यहाँ से अगर हम इसको बार ले जाते हैं तो मेरे ख्याल से 26 या 78 3 बार जाएगा तो 30% आ जाएगा। तो ब्याज दर यहाँ पर 30% हो गई। 40%, 20% ओवरऑल ब्याज अगर बात करा जाए तो 20 ब्याज कितनी आ रही, 30%। एलिगेशन लगा दे 10 आएगा, एलिगेशन लगाया 10 आया, 1:1 का अनुपात है, मतलब दोनों निवेश बराबर है। अब दोनों निवेश अगर बराबर हैं तो हम प्रत्येक, मतलब जो हमारे पास कुल निवेश था 26,200, इसको 2 टुकड़ों में बांट दे, वही x को दिया वही y को दिया। वहां पर ब्याज दर कम थी, वहां ब्याज दर ज्यादा थी, बस इतना से ही फर्क था। हमको आधा मिल भी तो रहा है, देख रहे हैं यहाँ इसको ज्यादा दूना तो मिल भी रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग निर्धारित कर सकते थे। ऐसे देख लीजिए, अगर मान लो ये बराबर ना होता तो अनुपाती पदों को जोड़ देते, जोड़ करके टोटल धन से तुलना कर लेते 26,200 से, एक का मान निकालते 13,100 आता, जिसका हिस्सा होता उसी हिसाब से मल्टीप्लाई, हालांकि एक एक ही दोनों का हिस्सा है। तो 13,100 यहाँ पर ए को दिया था और बी को दिया था। एक बात मैं आपको बता दूं इस सवाल को करने के लिए, जो मैंने यहाँ पर इस पैसे को दर में कन्वर्ट किया, आपके लिए हो सकता है कभी ऐसा भी टर्म बन जाए कि आप इस दर को बैलों में कन्वर्ट कर लो। 40% इसका निकाल लीजिए और इसका 20% निकाल करके हम पैसे को जो ब्याज के रूप में मिला है उनको एलिगेशन में लाए तो भी सवाल हल हो सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन कभी परसेंटेज की आसान होगी तो कभी नंबर की आसान होगी, डिपेंड करेगा अपनी काबिलियत पर, अपनी समझ पर। जैसा हम समझ पाएंगे उसी हिसाब से हम इसका सलूशन भी कर पाएंगे। अगले सवाल पर आ जाइए। देखिए ये आपको औसत का सवाल एक दिया है और औसत आपकी परीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा, हमेशा पूछा जाता है। यह भी यूपीएससी 2021 का ही सवाल है। यदि 3 कक्षाओं के औसत अंक 65, 70 और 75 है, 3 क्लास है C1, C2 और C3, इनके जो एवरेज मार्क्स है वो आपको दिया है कितना, 65, 75, 70 और 75 दिया है। विद्यार्थियों की संख्या, जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके नंबर्स क्या हैं, स्टूडेंट्स जो छात्र हैं उनकी संख्या कितनी कितनी दिया है, 65, 70 और 75, ये भी सेम दिया है। तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास मार्क्स भी वही है, स्टूडेंट्स भी वही है। 3 कक्षाओं के औसत अंक 65, 70 और 75 है। विद्यार्थियों की संख्या भी 65, 70 और 75 है। सभी विद्यार्थियों का औसत अंक हमसे पूछ रहा है। टोटल एवरेज अगर आपको पता करना है, टोटल एवरेज, ध्यान सुनिएगा, टोटल एवरेज होगा टोटल मार्क्स डिवाइड बाय टोटल नंबर जो स्टूडेंट्स का है। इसका तरीका देखिए क्या है कि आपको, जैसे देखिए यहाँ पर जो पैटर्न दिया है इसको फॉलो थोड़ा समझिए, कंफर्म हो जाएगा। हम ये लिख रहे हैं कि 65 बच्चे थे इस क्लास में और सबको 65 के औसत से नंबर मिला है, अर्थात प्रत्येक का औसत 65 मानिए, प्रत्येक का मार्क्स 65 मानिए। इसमें 70 थे तो सबको 70 ही का औसत मिला है, इसमें 75 थे तो सबको 75 के औसत से अंक मिला है। अब यहाँ पर देखिए सब क्लोजर नंबर भी है, कोई दूर दूर का नंबर भी नहीं है। नियम क्या होता है, जैसे अगर हमें कभी मार्क्स, अब आपको मैं बता दूं, एवरेज जो होता है वो नंबर सम अपान नंबर होता है, सम अपान नंबर होता है। एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करिए, सम मतलब योग मिलेगा, तो आपको इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, मतलब एक प्रकार से 65 गुणे 65 करना है, प्लस 70 गुणे 70 करना है, प्लस 75 गुणे 75 करना है, डिवाइड बाई संख्या टोटल कितनी है, 65 है, 70 है और 75 है। यही सॉल्व करने से यह सवाल आपका इजीली हल हो जाएगा। सबसे पहले देखिए 65 का स्क्वायर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कभी किसी संख्या के अंत में 5 है तो उसका वर्ग करना बहुत आसान है। यहाँ पर 25 ही आएगा और यहाँ पर क्योंकि 6 है तो 6 के आगे 7 होता है तो 42 कर दीजिए। ये हो गया आपका कितना, देखिए अगर हम लोग यहाँ पर ऐड करने के पर्पज से काम करते हैं तो यह आपका हो जाएगा 4225। और इसका देखिए करना बहुत आसान है, 70 का वर्ग 4900 सिंपल हो जाएगा, 4900 लिख दीजिए, प्लस 75 का भी सेम इसी पैटर्न पर, जैसे मैंने आपको बताया कि 75 का वर्ग करना है तो 5 पचे 25 करिए, 7 अठे 56 करिए, 56 25 हो गया, 56 25 हो गया। अब आप नीचे जाइए, इनको जोड़िए, ये 70 70 140 140 60 200
210 हो जाएगा। जोड़ने पर टोटल देख लीजिए एक बार फिर से, ये 10 हो गया, 70 70 140 60 210 हो गया। सबको जोड़ करके 210 से भाग करना है। आइए जोड़कर एक बार देखते हैं, डिसाइड करते हैं क्या होता है। 5 5 10 जीरो हासिल 1 होता है, और 2 2 4 1 5 होता है, 2 9 11 11 6 17 होता है, 7 हासिल 1 होता है, 4 1 5 5 4 9 9 5 14 होता है। डिवाइड बाई आपके पास 21 है। अब देखिए यहाँ पर सीरियस मतलब सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी। 7 5 12 4 16 16 1 17 कटने की स्थिति नहीं है, 7 से भी कट नहीं रहा है, तो इसलिए 21 के पहाड़े को डायरेक्ट सोचना पड़ेगा। और हम बहुत इधर उधर स्मार्ट नहीं बन सकते क्योंकि सारे ऑप्शन बड़े ही क्लोजर हैं। मैं देख रहा था 21 7 बार जा रहा है कि नहीं जा रहा, बिल्कुल जैसे अगर हमने भाग करके देखा 14750 और मैंने इसको किया 21 से भाग, 7 लेकर गए तो 7 हुआ, 7 दूना 14 हुआ, ये पूरी तरह से खत्म। जीरो बढ़ेगा, 70 के साथ एक ही ऑप्शन है और 70.238 इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल का सही उत्तर बी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। देखो है तो सवाल आसान, ऐसे ही यूपीएसआई का ट्रेंड था। सवाल के पैटर्न को समझने में दिक्कत नहीं होगी, करने में दिक्कत होगी, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। इन सब चीज़ों को बड़ा सीरियसली देखना है, तभी सवाल आपके हल हो पाएंगे। हम लोग एक सवाल और देखते हैं, इस सवाल को भी ध्यान से समझिएगा। एक पंसारी है, पंसारी जानते होंगे आप लोग। ₹69 और ₹92 प्रति किलोग्राम वाली 2 किस्मों की दाल है उसके पास। कह रहा उसको किस अनुपात में मिला दे ताकि प्राप्त का जो मूल्य हो 79.5 हो जाए। सिंपल एलिगेशन का सवाल है। पहली दाल का रेट था 69, दूसरी दाल का रेट था 92 और चाहता है कि सबका रेट 79.5 हो जाए, एक ऐसे रेशियो में मिला दे। हालांकि इसका एक और पैटर्न बहुत स्टैंडर्ड बनता है, जहां पर 2 के क्रय देता है और 1 का विक्रय देता है, लाभ पर बेचा, तो उस समय हमें थोड़ा सा ध्यान दे करके पहले विक्रय को क्रय में लाना पड़ता है, तब एलिगेट करना होता है। इस पर भी यूपीएसआई में सवाल बनता है, पिछली परीक्षाओं में बना हुआ है। ये देखिए 2021 का सवाल है। सिंपल एलिगेशन, मेरे पास एक दाल ए थी, एक दाल ए थी, दोनों को मैं ऐसा रेशियो सेट करूं, इसका इतना भाग लूं, इसका इतना भाग लूं कि ओवरऑल जो रेट बने 79.5 हो जाए। किसके क्लोजर है? इसके, जिसका मतलब इधर का भाग ज्यादा होगा। देखिए कैसे आता है, डिफरेंस करिए, बहुत सीरियसली डिफरेंस करिएगा, नहीं तो इस भी फंसने वाली बात है। 92 से 79 घटाते हैं तो 92 से एक बार 80 घटा दीजिए आप। 80, अब जैसे देखिए 79 है, 79 घटने का मतलब क्या है भाई, 92 से 12 घटता है, 2 घटा तो 90, 10 और घटा 80, 10 12 घट गया, 12 से 0.5 मतलब एक प्रकार से अगर देखा जाए तो 12.5 हो गया। जोड़ कर देखिए 5 5 मतलब 1 हो गया, 79 91 92 हो गया। इधर देख लीजिए तो आपको पता हो जाएगा 10.5 का डिफरेंस आएगा। इन दोनों की बात किया जाए, आप साफ देख पा रहे हैं। दशमलव हटा दें, दशमलव हटा दें, करेक्ट है। 5 से दोनों कट रहा है, 5 से दोनों कट रहा है, काट दीजिए। 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 5 1 के 5, 25:21, जो कि मैंने पहले से ही आपको कहा था कि यहाँ पर इधर का हिस्सा हमारा ज़्यादा रहेगा। मैंने आपसे जैसे कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रीवियस ईयर ऑब्जर्व करें और सभी प्रकार के सवाल को देखें, एडवांस का भी देखें, अरिथमेटिक का भी देखें और सबकी तैयारियों को थोड़ा स्टैंडर्ड करें। इसके लिए अवेयरनेस जरूरी है और अवेयरनेस इसी तरह के सवालों को देखकर होगी कि इस टॉपिक को पढ़ें तो ऐसे सवालों को देखें जो आपकी परीक्षा से आपको रूबरू करा रहे हैं। और यही मेरा प्रयास है और इस प्रयास पर मैं आपके साथ वर्किंग करने चल रहा हूँ। आप सभी लोग लगिए, जुड़िए, करिए और किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन के लिए आप कमेंट करिए। जुड़ने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। बाकी मुलाकात आपकी अगली हमारी वीडियो में होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स आएंगे, आपके रिस्पॉन्स आएंगे तो हमारा प्लान, हमारा एग्रेशन भी आपके सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आज के लिए।